नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण, किसी विषम परिस्थिति आ जाने के कारण लोन की ईएमआई को नहीं चुका पा रहे हैं। उसमें कारण क्या हो सकता है? जैसे कि नौकरी चली गई, आप पहले जॉब करते थे, जॉब छूट गई हो, या फिर कोई व्यापार करते हो, व्यापार में कोई नुकसान हो गया हो, घाटा लग गया हो, या व्यापार में आग लग गई हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, कोई भी दुर्घटना हो गई हो, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो गई हो, या पारिवारिक कोई समस्या हो गई हो, उसमें क्या करना है? अगर ऐसी दिक्कतें विषम परिस्थिति आ जाती है तो उन्हें क्या करना है, आपको क्या करना है? आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। क्यों? क्योंकि किसी विषम परिस्थिति के कारण ऐसी प्रक्रिया होती है, कुछ होता है, तो उसका आपके पास प्रमाण होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए कि हाँ, ये परिस्थिति थी, पहले ये व्यापार चलता था, आज इसकी ये कंडीशन हो गई। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको जो भी आपकी विषम परिस्थिति है, जो भी हो गया है, इसको आपको देखिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने लोन आपको कब दी थी? जब आपका सिबिल को चेक किया गया था, आपके आधार को देखा था, पैन कार्ड को देखा था, सिबिल को चेक किया था, सब कुछ ठीक था, आपकी जॉब चल रही थी, नौकरी चल रही थी, बिजनेस चल रहा था, तब लोन दिया था। और किसी विषम परिस्थिति के कारण व्यापार में नुकसान हो गया हो, या कोई आग लग गई हो, इंश्योरेंस का पैसा नहीं आ रहा हो, या फिर बाढ़ आ गई हो, कोई मुसीबत आ गई हो, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप रिकॉर्ड रखिए और कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस, मैं बार बार क्या हमेशा कहता रहता हूं आप लोगों को कि यदि आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आपने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कंपनी को कैसे पता चलेगा आपके साथ क्या दिक्कत है, क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या करना है? कभी भी बैंक को प्रायर नोटिस दीजिए, एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक दीजिए, जरिए रजिस्टर्ड डाक दीजिए, उसकी कॉपी निकाल लीजिए कि डिलीवरी रिपोर्ट होती है कि आपने जो रजिस्टर्ड डाक से गया है एडवोकेट के माध्यम से, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट होती है, उसकी 10 कॉपी करा लीजिए, आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो, आपकी जिस परिस्थिति के कारण डिफॉल्ट हुआ है उसकी आपको लीगल एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस आप जरूर दे दीजिए। आप जेन्युइन डिफॉल्टर है। एक लोन को चुकाने के लिए ज़्यादातर लोग फंसते कैसे हैं? अभी कुछ समय पहले हमारे क्लाइंट आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, पर्सनली मीटिंग हुई। उसमें हुआ क्या था, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, 20 लोन, 20 लोन में ट्रैप में फंस गए। अब सबसे ज़्यादा उनको परेशानी है, तो जब ऐसे ट्रैप में फंस जाते थे, लोगों के मन में गलत विचार आने लगती है। एक तो रिकवरी एजेंट का हरासमेंट इतना हो जाता है, वो फर्जी वाले रिकवरी एजेंट जो 2 कौड़ी के भिखारी होते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है, जेन्युइन है ही नहीं, वो फर्जी रिकवरी एजेंट, जिनके पास विजिट लेटर तक नहीं है, आपके घर पे आने का, विजिट करने का लेटर तक नहीं है, वो रिकवरी एजेंट इतना डरा देते हैं कि यहाँ तक कि लोग के मन में गलत विचार आ जा रहे हैं। यहाँ लोन से डिफॉल्ट लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं। रिकॉर्ड है, ये तो आपके दर्ज जो गवर्नमेंट के संस्था पे रिकॉर्ड है कि हाँ, इतने लोगों ने कर्ज के दलदल से डिफॉल्ट कर गए, और पता नहीं कितनों का तो नहीं, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं होता है, मैटर ही नहीं पहुँचता होगा, एफआईआर ही नहीं हुई होती है। तो पहली बात तो जान लीजिए, ये थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको करना क्या है? आप पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। कोई भी आपके घर पे आता है तो आप उससे पूछोगे ना, आप कौन हो, आप कौन हो? तो बताएगा मैं जो भी बताए, बैंक से हूँ, एनबीएफसी से हूँ, कंपनी से हूँ, ठीक है, उसकी आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड देखने का राइट्स आपका है, आप उनसे कंपनी से और आई कार्ड दिखाओ, ठीक है, आई कार्ड है तो बात करो, ठीक है, कि आई कार्ड है। एक स्टेप तो पूरा हो गया कि उनके पास आई कार्ड है। अगर पहला स्टेप में ही आई कार्ड नहीं है तो चल निकल, फर्जी रिकवरी एजेंट, 2 कौड़ी के भिखारी, तेरे पास आई कार्ड नहीं है और तू यहाँ पे आकर के बकबक करने आ गया है, मेरे मान सम्मान को खराब करने आ गया, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट, जब इनके पास आई कार्ड नहीं है, तुरंत निकालिए बाहर, निकाल बाहर, कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने के लिए। पहला काम, आई कार्ड नहीं है तो तुरंत निकाल दीजिए। सोचने की जरूरत है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दे, हाँ या ना, और थोड़ी आवाज़ तेज करिए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है।
ये लोग बहुत डरा देते हैं। हमारे क्लाइंट आए थे, बता रहे थे इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, इतना सहम गए थे, डर गए थे कि वो आत्महत्या तक सोच लिए। उनको इतना भरोसा दिया गया कि आप डरिए नहीं, जो होगा, जो प्रोसेस होगा, जो लीगल है वही तो करना है। पहला काम आई कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो चल रहा। दूसरा, आप आई कार्ड तो सब लोग आपके ऑफिस में, आपके बैंक में, एनबीएफसी कंपनी में बहुत सारे लोगों के पास आई कार्ड होगा, हजारों लोगों के पास होगा। तो क्या हजारों लोग हमारे यहाँ अथॉराइज्ड नहीं हैं? आप मेरे घर पे आओ विजिट करने के लिए तो होम विजिट लेटर होना चाहिए ना आपके पास, कि मैंने आपके घर पे आ रहा हूँ विजिट करने के लिए। है कि नहीं है? हाँ या ना में बात करो। है तो ठीक है, आई कार्ड हो गया, है कि नहीं है। अब आ जाइए विजिट लेटर पे, है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब मानिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है, नहीं है तो चल निकल, कोई ज़रूरत नहीं इनसे बात करने के लिए, निकालिए उसको तुरंत बाहर निकालिए। दूसरा, उसके बाद होता है अगर थर्ड पार्टी आता है तो अथॉराइजेशन लेटर मांगिए कि हमारी कंपनी ने, हमारे बैंक ने, हमारे एनबीएफसी ने, जहाँ से मैंने लोन लिया है, क्या आपकी कंपनी को अथॉराइज किया है? अथॉराइजेशन लेटर है? आप हमसे लोन की रिकवरी करने के लिए आ रहे हैं, आपके पास अथॉराइज है, अथॉराइजेशन लेटर है, हाँ या ना, बस। और थर्ड पार्टी आता है तो DRA का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे रिकवरी, जैसे आप चलते हैं, कार से चलते हैं तो DL ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप चल सकते हैं। वैसे ही थर्ड पार्टी आते हैं तो इनसे DRA का लाइसेंस होना चाहिए। DRA का लाइसेंस होना चाहिए। DRA का लाइसेंस अगर आपके पास है तो बात करिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इनसे बात करने के लिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है बात करने के लिए, तो कोई ज़रूरत नहीं इनसे DRA का लाइसेंस के लिए। आपके पास नहीं है, निकाल बाहर इन लोगों को। ID कार्ड, होम विजिट लेटर, DRA का लाइसेंस, थर्ड पार्टी है तो ऑथराइजेशन लेटर, सब कुछ होना चाहिए प्रॉपर वे में, तब तो आप इनसे बात करिए। अब रही बात रिकवरी एजेंट से, मान लीजिए आप समझ लिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपको क्या करना है? कंपनी आपको नोटिस देगी। पहले तो आपने नोटिस दे दिया, लोन की EMI, अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिस भी कंडीशन में है, आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरूर दे दीजिए। पहला काम लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए। उसके बाद कंपनी आपको नोटिस का रिप्लाई करती है या रिकॉल नोटिस भेजती है। रिकॉल नोटिस मतलब होता है कि कंपनी कहती है आपकी लोन की EMI डिफ़ॉल्ट हो रही है, हमें अब आपसे कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आप मेरे पूरे अमाउंट को 7 दिन के भीतर में हमें पूरे अमाउंट को चाहिए। वो 7 दिन में लोन की EMI तो दे ही नहीं पा रहा है, 7 दिन में पूरे अमाउंट कैसे देगा? तो उसको रिकॉल नोटिस कहते हैं। तो रिकॉल नोटिस आता है तो उसका जवाब दे दीजिए। उसके बाद आएगा डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस माने कंपनी आपसे मांग करती है कि इतने पैसे है, इतना पैसे की डिमांड है, इतना डिमांड नोटिस आपको आ जाएगा, उसका आपको रिप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट होता है, जिसमें आपने जब लोन लिया था उस समय एक टर्म्स एंड कंडीशन पे, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। और अगर आपने ऑनलाइन लिया था तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे ऑनलाइन आपको परमिशन मांगता है कि आप परमिशन दे दीजिए, तो परमिशन देते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो जाता है। तो उसमें आप एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन का, यदि आप और बैंक के बीच में कोई लोन EMI डिफ़ॉल्ट होती, कोई बात होती, कोई डिस्प्यूट होता है, तो कोर्ट न जा कर के एक आर्बिट्रेटर नियुक्त होगा। आर्बिट्रेटर दोनों की बातों को सुनेगा, उसके बाद जो अवार्ड पास करेगा, जो आप जजमेंट क्या अवार्ड पास होता है, आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड आएगा दोनों लोग को मान होगा। और वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करने वाले रिटायर्ड जज, सीनियर अधिवक्ता होते हैं या फिर कोई गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, वही लोग होते हैं जो रिटायर्ड, और जो रिटायर्ड होता है उसकी शक्ति उसी दिन समाप्त हो जाती है। जो रिटायर्ड हुआ वो जजमेंट होता है, उसके बाद अवार्ड पास भी हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट में होता है, उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद वो लागू होता है। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है आपको, तो आपको आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र देना होगा, जरिए स्पीड पोस्ट दीजिए, मेल से दीजिए या दोनों दीजिए। उसके बाद आर्बिट्रेशन के नोटिस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी, जिसमें जजमेंट में कहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए,
तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें जजमेंट की कॉपी को अटैच करके आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र आपको देना है। तो आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं। आप अपनी डिटेल भेजेंगे, मैं आपको आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन बना करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा। कंपनी को भेज दीजिए और आर्बिट्रेटर को भेज दीजिए, दोनों को। ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद ये क्या कर सकते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस, इसका नाम ही है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट एक्ट ही है सेक्शन 25। तो इसमें क्या होता है, एक ईएमआई का आपका केस होता है। आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, एक ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, तो उसमें सेक्शन 25 का केस हो जाएगा। तो सेक्शन 25 का केस हो जाएगा। केस होने के बाद आपके पास सम्मन आएगा, नोटिस आएगा। पहले तो नोटिस आएगा, नोटिस आप नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं। फिर उसके बाद सम्मन में आएगा बुलावा पत्र, सम्मन माने कोर्ट की तरफ से आता है बुलावा पत्र, उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं। उसके बाद वारंट आएगा, BW बेलेबल वारंट, उस पर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, BW है, बेलेबल वारंट है। उसके बाद भी आएगा NBW नॉन बेलेबल वारंट, उसको भी इग्नोर किए तो नॉन बेलेबल वारंट, तो नॉन बेलेबल वारंट पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आएगा, अगर उसके बाद भी आप इग्नोर करते हैं तो PO भगौड़ा घोषित हो जाएंगे। तो आपके पास कोर्ट का नोटिस आता है, तो आप उसको वेरीफाई करके या फिर किसी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से, क्या डेट है, क्या प्रोसेस है, किस स्टेज पे है, कलकत्ता से है, अहमदाबाद से है, जयपुर से है, जहाँ भी से भी होगा आप हमें भेज देंगे। मैं उसका डिटेल निकाल करके आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बेल करा दूंगा, और सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। और यही प्रक्रिया चेक बाउंस के केस में भी होता है। जैसे चेक बाउंस का केस होता है उसी हिसाब से CCS बाउंस का होता है। ECS बाउंस का एक EMI का एक केस बनता है, एक EMI का एक केस करते हैं। उसके बाद ये ECS का केस आप नहीं दे पा रहे हैं तो उसके बाद केस चलते रह रहा है, तो लोक अदालत लगती है। एक साल में 3 से 4 बार लोक अदालत लगती है। लोक अदालत में इस केस को ले जा करके आप वहाँ पे जा करके समझौता कर सकते हैं। ये समझौता होने योग्य होता है, ये लोक अदालत में भी सेटलमेंट हो जाता है। लोक अदालत में सबसे ज़्यादा बैंकों के केस का ही लोक अदालत में सेटलमेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है लोक अदालत में सब सेटलमेंट होने के लिए, जो ये आपसी समझौते से जो समझौता हो सकता है उसको कोर्ट से द्वारा, कोर्ट के बाहर लोक अदालत में समझौता किया जाता है। तो लोक अदालत के माध्यम से भी आप समझौता कर सकते हैं, आप भी लोक अदालत में जा सकते हैं। उसके बाद आपकी समझौता होता है, ठीक है, नहीं समझौता है तो केस एज इट इज जहाँ पे है उसी स्टेज पे चला जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है, ये तरीका होता है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डरे घबराएं नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। आपके मन में जो गलत विचार आ रहे हैं ये विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप हमारे क्लाइंट हैं। हमारे क्लाइंट, हमारे सब्सक्राइबर कभी भी ऐसी कोई गलती न करें जिससे उनका नुकसान हो जाए। आज परिस्थिति खराब है, परेशानी हो रही है, 6 महीने 7 महीने 8 महीने सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनियों को भी पता चला जाएगा ये जेन्युइन डिफॉल्टर है, इसके पास पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहा है, हर संभव कोशिश कर लिया, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, फर्जी रिकवरी एजेंट, गुंडे नहीं, 2 कौड़ी के भिखारी, गुंडे तो कही नहीं सकते, 2 कौड़ी के भिखारी होते हैं। तो इन भिखारियों से डरने की जरूरत नहीं है, फर्जी रिकवरी एजेंट होते हैं। अब तो एक साथ में 4-4, 5-5, 10-10 लोग आने लगे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, गुंडे ही कर रहे हैं। तो इनको इनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। बहुत सारे हमारे क्लाइंट होते हैं जो कि रिकवरी एजेंट आ जाता है तो डर जाते हैं, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जिनके घर रिकवरी एजेंट जाने से पहले डरते हैं कि उसके यहाँ जाओगे तो उसको तो पूरे राइट्स अधिकार मालूम है। तो आपको किस कैटेगरी में रहना है आपको डिसाइड करना है। रिकवरी एजेंट आ रहा है तो आपको डर के घर से भागना है, या डरना है, या फिर सामने खड़े होकर के उनसे मुकाबला करना है कि वो आपसे डरने लगे। इतना हरास और परेशान आप रिकवरी एजेंट को कर दीजिए कि वो परेशान हो जाए। फ़ोन पे जो गाली गलौज ऊँची आवाज़ बात करते हैं उनकी भाषा में ही उनको जवाब मिल जाए। तो ऐसा कुछ करिए ताकि रिकवरी एजेंट जो फर्जी वाले होते हैं वो आपसे डरें। आप उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वो डरेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने राइट्स का, अपने अधिकार का जो प्रोसेस है वो जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप डरेंगे तो ये डराएंगे, और रिकवरी एजेंट कब तक आपको डराएंगे? जब तक आप इनसे डरेंगे। जिस दिन आप इनसे डरना बंद कर दिए, इनका काम खत्म। इनको पता चल जाएगा कि ये तो डरना बंद कर दिया, दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे। तो उनका काम ही है ना, वो फर्जी हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, फर्जी होते हैं रिकवरी एजेंट, थर्ड पार्टी। तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब दीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, कोर्ट का नोटिस, सम्मन, कुछ भी आता है आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है, आप संपर्क कर लीजिए और आगे का जो प्रोसेस होगा वो कर दिया जाएगा। अगर आपको पर्सनल मीटिंग करनी है तो आप हमसे पर्सनली पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मिल सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं सिक्योर्ड में, अनसिक्योर्ड
में अमाउंट ज़्यादा होता है कि उस पर पर्सनली आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन पे हर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आपको पर्सनली आप हम पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।